अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में है। इन्हीं माहौल में हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खुराक के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फीडिंग जो है एक रिलेशनशिप है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो आगे अब इसको अब पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट का ये डिफिनीशन है, environment of an organism consists of all living and non living things around that organism। यानी एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज़ के इर्द गिर्द जितनी भी बेजान चीज़ें होती हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं, उसकी कम्बिनेशन से एनवायरनमेंट बनता है। एक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से इफेक्ट होता है। वो अच्छा इफेक्ट भी हो सकता है, वो बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। और प्रीवियस ग्रेड में आप लोगों ने पढ़ा भी है एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ना कुछ। तो आगे अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। Ecosystem, a system formed by the interaction of living organism and non-living things in environment is called ecosystem। यानी जब एक environment में living things यानी जिंदा चीज़ें और non-living things बेजान चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इसको वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इंटरेक्शन जो है वो शेल्टर के लिए एक दूसरे पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे खुराक के लिए इंटरेक्शन करते हैं। इसका एग्जांपल यह है कि फॉर एग्जांपल हम गंदम पे डिपेंड करते हैं, यानी गंदम से हमें रोटी मिलती है तो हम खुराक के लिए डायरेक्टली जो है गंदम पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। शेल्टर के लिए हम डिपेंड करते हैं और भी बहुत सारे किस्म के फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो जानदार चीज़ें हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी वो इंटरेक्शन करते हैं। अब ये इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइन जो है वो खुराक के लिए डियर पे डिपेंड करता है। डियर जो है वो दरख्त पे डिपेंड करता है या यहाँ पे ग्रास होंगे उस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोग परिंदा देख सकते हैं, ये इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं खुराक के लिए और वही इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं। तो इस तरीके से इंटरेक्शन बनती है, एक कनेक्शन बनती है इन ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो यही जो कनेक्शन है, ये खुराक का जो इंटरेक्शन है, जो डिपेंडेंसी है, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये जो माहौल है ये इन जानदारों के लिए एक इकोसिस्टम बनाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप लोग मछली देख सकते हैं। मछली के लिए ये पॉन्ड जो है एक इकोसिस्टम है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हम बायोटिक और एबायोटिक पार्ट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पानी जो है ये एबायोटिक पार्ट है, ठीक है, इस एनवायरनमेंट का मछली के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग ये पत्ते वगैरह भी देख सकते हैं, पौधे। तो पौधे जो है मछली खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि मछली खाते हैं। तो ये अच्छा, तो यहाँ पे ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है इसका ये मछली की ज़िंदगी पे असर होता है। इकोसिस्टम के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी ये बड़े भी हो सकते हैं, ये छोटी भी हो सकते हैं। यहाँ पे डेजर्ट का इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो डेजर्ट एक बहुत बड़ी जगह होती है, तो ये एक इकोसिस्टम है, यानी वहाँ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए डेजर्ट जो है वो एक इकोसिस्टम होते हैं। और ये स्मॉल भी हो सकते हैं, जैसे कि डिकेन लॉग जो होते हैं, यानी मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं वो जब पुराने हो जाते हैं तो इसमें कुछ कीड़े पड़ जाते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजर होते हैं, छोटे छोटे जानदार जो इसको खा जाते हैं। तो डेजर्ट की ये एक एग्जांपल है, ये एक इकोसिस्टम है इन जानदारों के लिए। यहाँ पे जितने भी जानदार आप लोग देख सकते हैं तो इसके लिए ये एक इकोसिस्टम है। और ये दूसरा एग्जांपल है पुरानी लकड़ी, जब लकड़ी पुरानी हो जाती है उस पर टाइम गुजर जाते हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें डिकम्पोजर्स भी पैदा हो जाते हैं जो कि इस लकड़ी को ख़त्म करते हैं और यही लकड़ी फिर इससे वो खुराक बनाते हैं, पौधे दोबारा फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सी हॉर्स भी एक एग्जांपल है इकोसिस्टम का। ये एक किस्म की मछली है और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ ये वाली मछली। तो ये भी इकोसिस्टम की एक एग्जांपल है। और इसके अलावा माउंटेन भी हो सकते हैं, पहाड़, ओशन, समंदर, ग्रॉसलैंड। तो ये सारे इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं।
तो इकोसिस्टम को हमने पढ़ लिया कि एक ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसी जगह को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे। तो जो अभी मैंने पहले बताया कि इकोसिस्टम में दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, एक बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स या बायोटिक पार्ट्स जो हैं। तो बायोटिक पार्ट्स जो हैं ये जो जिंदा चीज़ें हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा पौधे हो सकते हैं, दरख्त वगैरह, तो ये बायोटिक पार्ट्स होते हैं एक इकोसिस्टम के। और एबायोटिक पार्ट्स हवा हो सकती हैं, वाटर हो सकते हैं, सॉइल, सनलाइट, ठीक है। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर हैं, ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। बायोटिक पार्ट के इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, फंजाई एक ऐसा एक जानदार है जो कि जब चीज़ें मर जाती हैं तो उस पर ये उगते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप लोगों ने देखा होगा, ख़ासकर जहाँ पे कोई चीज़ फॉर एग्जांपल एक चीज़ मर जाती है, या ये जो दरख्त होते हैं, पुराने किस्म के दरख्त होते हैं, उस पर भी ये उगते हैं, ठीक है। तो ये फंजाई जो होते हैं, ये जो मरी हुई चीज़ें हैं उनको खा जाते हैं, उसको फिर डिकम्पोज करते हैं, और फिर यही खुराक जो होते हैं ये वही प्लांट्स दोबारा इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी जब कोई चीज़ मर जाती है तो वो ख़ुद बहुत ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो असल में ख़ुद बहुत नहीं ख़त्म होते, वो छोटे छोटे जानदार जो होते हैं उसको खा जाते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो वो उसको खाते हैं और इससे फिर दोबारा एक किस्म की यूरिया किस्म की चीज़ बनती है जो कि दोबारा इस्तेमाल करते हैं पौधे। तो इकोसिस्टम में पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन, जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रहते हो तो फिर वो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसानों की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर इंसानों का पॉपुलेशन हम काउंट करना चाहेंगे तो इसके साथ हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, तो सिर्फ इंसानों को काउंट करते हैं। और इसके अलावा कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी जो है इसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म आपस में हम इकट्ठा करके काउंट करते हैं। तो पॉपुलेशन में एक जैसे ऑर्गेनिज्म को हम काउंट करते हैं और कम्युनिटी में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी को इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग वॉल्व्स देख सकते हैं, भेड़िए हैं, 7 भेड़िए हैं, तो ये वॉल्व्स की एक फैमिली है, तो इसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में मैं ये दरख्तों को भी ऐड करूँ, यहाँ पे इंसेक्ट्स भी होंगे, दूसरे किस्म के जानदार भी होंगे, तो ओवरऑल इसको फिर हम कम्युनिटी बोलते हैं। यानी जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हम इसके साथ काउंट करते हैं तो फिर कम्युनिटी बनाते हैं, और पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ वॉल्व्स को हम काउंट करेंगे। तो इकोसिस्टम के पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं कि यहाँ पे बायोटिक पार्ट होते हैं और एबायोटिक पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर से आप लोग समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे बायोटिक पार्ट्स जो हैं, ये जो जिंदा चीज़ें जितनी भी हैं ये बायोटिक पार्ट हैं, और इसके अलावा एबायोटिक पार्ट्स भी इसी तरह के इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर, सॉइल और एयर, मिनरल्स, लाइट, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो पौधे जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो चूंकि पौधे हमारे लिए भी खुराक तैयार करते हैं, अपने लिए भी खुराक तैयार करते हैं, तो ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं या एबायोटिक पार्ट्स हैं ये भी बायोटिक की तरह ही इम्पॉर्टेंट है एक इकोसिस्टम के लिए। Habitat. What is habitat? A place where animal or plant live and reproduce is called habitat. यानी एक ऐसी जगह जहाँ या एक जानदार रहता है और रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, तो ऐसी जगह को हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो इसकी किस्में जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हैबिटेट को समझने की कोशिश करते हैं। यानी माहौल की एक ऐसी जगह जहाँ पे एक जानदार या एक पौधा वो रहता हो और अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सके। तो हैबिटेट क्या करता है? हैबिटेट उसी ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, हिफाजत और वाटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। और एक हैबिटेट में कई किस्म के पॉपुलेशंस हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये हैबिटेट का एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो सांप है, स्नेक, ये यहाँ पे पैदा होता है और फिर अपने जैसे बच्चों को भी जन्म देता है। तो ये यहाँ पे रहता है और इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे जानदार रहते हैं। तो ये जो माहौल है, ये जो डेजर्ट है, ये इस स्नेक के लिए एक हैबिटेट है। अब हम हैबिटेट की किस्में पढ़ेंगे, काइंड ऑफ हैबिटेट्स। तो हमारे पास 4 किस्म के हैबिटेट्स हैं। उसमें से जो पहला है वो है ग्रासलैंड हैबिटेट। ठीक है, यानी वो जगह जहाँ पे ग्रास होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के एनिमल्स भी रहते हैं और यहाँ पे चूँकि नाम से जाहिर है कि यहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्रेसलैंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रेसी होते हैं, वाइंडी होते हैं, पार्टली ड्राई होते हैं। मतलब यहाँ पे घास होते हैं, यहाँ पे हवा भी चलती हैं और ड्राई किस्म के एरियाज़ होते हैं ये। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि ये यहाँ पे जो बारिशें होती हैं वो मीडियम लेवल की होती हैं। मतलब ना ज़्यादा बारिशें होती हैं और ना बहुत कम बारिशें होती हैं। एक और प्रॉपर्टी ऐसे इलाकों की ये है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल होते हैं, मतलब सरसब्ज किस्म के ज़मीनें होती हैं। ग्रासलैंड में ग्रासेस जो हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि सारे जो जानदार होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सॉरी, ये जो ग्रास होते हैं इस पे डिपेंड करते हैं। तो ग्रासेस जो हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक बायोटिक फैक्टर हैं और इसी की वजह से ये जो एनवायरनमेंट होता है ये आबाद रहता है। तो यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स रहते हैं, मतलब घरेलू जानदार जिसको हम घर में पालते हैं। तो इसमें शीप हैं, गॉट हैं, कॉज, एंटेलूप्स और बफेलोज, डियर्स वगैरह। तो ये सारे जानदार जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे भेड़, बकरियाँ, गाय, एंटेलूप्स, बफेलोज जो मेख पख्तों की मूर्ति हो, डियर, एंटेलूप जो है ये भी डियर की तरह के एक जानवर है। इसको मैं यहाँ पे पिक्चर से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इसको एंटेलूप बोलते हैं। तो ये कुछ जानदार हैं जो कि ग्रासलैंड में रहते हैं। तो ये जो सारे जानदार जो है ये हमें फ़ायदा देते हैं, इसका गोश्त हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा जो हमें नुकसान देते हैं वो जानदार भी रहते हैं, जैसा कि चीता है, फॉक्स, लूमड़ी, वॉल्व्स, जो भेड़िए होते हैं। तो ये भी ऐसे माहौल में रहते हैं। इसके अलावा ओल्स भी होते हैं, ईगल्स, हॉक, बाज वगैरह जो उल्लू होते हैं। और तो ये चीज़ें भी इसी माहौल में रहते हैं। तो ये ग्रासलैंड का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को नुकसान भी देते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा भी देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है ग्रासलैंड का। हैबिटेट का दूसरा किस्म हमारे पास पॉन्ड हैबिटेट है, यानी मतलब तालाब का जो हैबिटेट होता है। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट होता है। एक्वेटिक मीन के ये आबी हैबिटेट है, मतलब पानी से रिलेटेड। एक्वेटिक मीन के पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम एक्वेटिक बोलते हैं। तो हमें पता है कि पानी में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज़म रहते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिखा है ना कि रिच ऑफ द लाइफ, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज़म है उसमें से इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है एल्गी का। एल्गी जो है ये एक अलग किस्म का किंगडम है। रिमेंबर, ये ना तो पौधे हैं और ना जानवर हैं, ये अलग किस्म की एक किंगडम है। पहले साइंसदान इसको पौधे तस्वर करते थे, लेकिन अभी इसका एक अलग किंगडम है। तो एल्जीज जो है ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पिक्चर से। ये आप लोगों ने देखा होगा पानी में पख्तों की दितमु खतियु पता निश्ता तस्वर तस्यु खो खति वर्ता पख्तों की नुदा उबो बंदे शिन शिन किस्म ता रंग वाला यो किस्म शिवना दी उबो वाला चुकुम कलर भी दी सारा शिन पनाजार राची। तो ये आप लोगों ने पानी में देखा होगा। इसके अलावा डकवीड है, ये एक्वेटिक प्लांट है, यानी आबी पौधा है, ये पानी पे उगता है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे मैं पिक्चर से दिखाता हूँ, ये वाला खासकर ये जो चावल का फसल होता है उसमें ये उगते हैं और आप लोगों ने ये पानी में देखा होगा। इसके अलावा वाटर लिली, ये भी एक एक्वेटिक पौधा है जो कि पानी पे ही उगता है। वाटर लिली ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये पानी की सरफेस के ऊपर ही उगते हैं।
अच्छा, ये तो थे आबी पौधों के एग्जांपल। अब इसमें पानी में डिफरेंट किस्म के जानवर भी हो सकते हैं, जैसे कि फिशेस हैं, पॉन्ड स्केटर्स हो सकते हैं। पॉन्ड स्केटर जो है, ये मैं पिक्चर से दिखाता हूँ, ये वाले, ये आप लोगों ने चश्मों के ऊपर देखा होगा, और चश्मे के ऊपर ये उसके सरफेस के ऊपर जाते हुए आप लोगों ने देखा होगा। ये डूबते नहीं हैं, उसके सरफेस के ऊपर ही ये घूमते फिरते हैं। वुल्फ स्पाइडर एक स्पेशल किस्म का स्पाइडर है। ये पानी के ऊपर अपना जाला बनाता है। पिक्चर से मैं ये दिखाता हूँ, ये आप लोगों ने देखा होगा, खासकर नदियों के ऊपर ये अपने जाला बनाता है, और वहाँ पे डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स जो होते हैं उसका ये हंट करते हैं, यानी उसका शिकार। स्नेल जो है ये भी एक्वेटिक एनिमल है, जिसको पश्तो में हम पटखे बोलते हैं, पटखे। इसको भी मैं पिक्चर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोगों ने देखे होंगे, पत्तों के ऊपर पे ये पत्ते खाते हैं, चूंकि ये पत्तों के ऊपर ही घूमते फिरते हैं। इसके अलावा अब पानी में फ्रॉग भी हो सकता है, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसा कि बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक है। तो ये भी पानी में रहते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो ये जो पानी जो है, इसके लिए इन चीज़ों के लिए एक इकोसिस्टम है। तो ये पॉन्ड हैबिटेट का, फॉर एग्जांपल ये पॉन्ड एक हैबिटेट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के एनिमल्स भी रहते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के पौधे भी हो सकते हैं। तो ये इनके लिए एक हैबिटेट बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी एक एग्जांपल गिवन है, अ पॉन्ड हैबिटेट। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जानवर भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के पौधे भी हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए एक हैबिटेट है। तो हैबिटेट का तीसरा किस्म जो है वो डेजर्ट हैबिटेट है, यानी सहरा भी एक हैबिटेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया होता है ये बहुत बड़ा होता है, चूँकि सहरा बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और पानी यहाँ पे बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे रहने वाले जो जानदार हैं उनमें स्पेशल किस्म की क्वालिटी होती है कि वो कम पानी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सॉइल होता है ये सांडी सॉइल होता है, मतलब जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अगर उस पर हम पानी डालते हैं तो पानी जल्दी कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पे रहने वाले जो जानदार होते हैं उसमें ये खसूसियत होती है कि जो पानी होते हैं उसको कम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है, मतलब कि ये सहरा की कश्ती होती हैं। तो अगर कैमल 2 हफ्तों तक भी पानी ना पिए तो तब भी वो चल सकता है, एक बहुत बड़ा फासला वो तय कर सकता है, जबकि दूसरे जानदारों में इस किस्म की खसूसियात नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग जो है, हम इंसान जो है, हमें डेली बेसिस पे वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन कैमल जो है ये अगर 2 हफ्तों तक भी पानी ना पिए तो वो सहरा में चल सकता है। सहरा में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनमें से कैक्टस जो है ये भी एक पौधा है, जिसको कैक्टी भी बोलते हैं, कैक्टस भी बोलते हैं। तो कैक्टी का जो पौधा है आप लोगों ने देखा भी होगा। ये जो है ये डिफरेंट किस्म के पिक्चर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कैक्टस का एक पौधा है। और इसके अलावा यूफोबिया भी है। यूफोबिया भी एक डेजर्ट का प्लांट है। यूफोबिया में पिक्चर से दिखाता हूँ, ये वाला। और इसके अलावा कुछ जानदार भी रहते हैं, जैसे कि लेजर्ड हैं और स्नेक्स, कैंगरूज वगैरह, ठीक है। तो ये लेजर्ड हैं, तो ये चीज़ें जो है ये सहरा में रहते हैं। और इनमें एक ही खसूसियत है कि ये पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस की हम एग्जांपल ले लें, ये वाला पौधा, तो अगर इसको महीनों तक भी पानी नहीं मिलता है तब भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। तो सहरा में जितनी भी जानदार रहते हैं, जितनी भी पौधे रहते हैं, तो उनमें उन्होंने ये आदत अडॉप्ट की होती है कि अगर उनको पानी ना भी मिले ज़्यादा देर तक तो वो ज़िंदा रह सकते हैं। चौथा किस्म जो है हमारे पास रेन फॉरेस्ट हैबिटेट हैं, चूँकि नाम से ज़ाहिर हैं। रेन फॉरेस्ट यानी ऐसे जंगलात जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो जब वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पौधे भी बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे
दरख्त भी बहुत ज़्यादा होंगे और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यहाँ पे जो वेदर होते हैं वो वेट होता है, मतलब यहाँ पे नमी होती है हवा में, और इसके अलावा ऐसे इलाकों पे थ्रू आउट ईयर बारिशें होती हैं, मतलब वहाँ पे जो जंगलात होते हैं तो वो उसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा हर्ब्स भी यहाँ पे होते हैं, श्रब्स। हर्ब जो होते हैं ये जड़ी बूटियों को कहते हैं, श्रब्स जो होते हैं ये झाड़ियाँ होती हैं, और ट्रीज़ भी होते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई, तितली, स्नेक्स, सांप, लेजर्ड, चपकीली, फ्रॉग्स, मेंढक, तोता, और ये कटूस जो है स्पेशल किस्म का तोता होता है जिसका सफ़ेद रंग होता है। यहाँ पे मैं पिक्चर से दिखाता हूँ, ये वाले तोते, ठीक है, तो इसको ककटूस कहते हैं। और इसके अलावा ह्यूमिंग बर्ड्स भी यहाँ पे होते हैं, तो ये स्पेशल किस्म का एक बर्ड होता है, आप लोगों ने शायद देखा होगा ये वाले बर्ड्स। और इसके अलावा यहाँ पे कैट्स भी होते हैं, जैगुआर्स भी होते हैं। जैगुआर जो है ये चीते की तरह की एक किस्म है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये वाले, इसको जैगुआर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। अच्छा, तो आज के टॉपिक में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा और इसके काइंड्स। तो एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और हैबिटेट, अगर इस पे हम सोचें तो एक जैसे टर्म्स हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग की कम्बिनेशन से बनता है, और हैबिटेट जो है जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो एक इकोसिस्टम बनाता है। इसके अलावा हैबिटेट जो है वो एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके, और वही जो हैबिटेट है वो एक ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो हैबिटेट और इकोसिस्टम है ये एनवायरनमेंट ही के हिस्से हैं, लेकिन स्पेशल किस्म के इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, और हमने हैबिटेट्स के 4 जो काइंड्स थे वो भी पढ़े, कि जो ग्रासलैंड होता है, डेजर्ट होता है, रेन फॉरेस्ट होता है, और तो ये जो डिफरेंट किस्म के हमने इसके टाइप्स पढ़े, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये टॉपिक अब आज कंप्लीट हो गए हैं, तो दूसरा टॉपिक के जो वीडियो हैं वो भी मैं शॉर्टली अपलोड करूँगा।